लवर ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। ऐसा मुगल किंग चित्रकला प्रेमी और न्याय प्रेमी कहलाता था। तो जहांगीर को चित्रकला प्रेमी एवं न्याय प्रेमी कहा गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने आगरा किले के लवर ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। ऐसा मुगल किंग चित्रकला प्रेमी और न्याय प्रेमी कहलाता था। तो जहांगीर को चित्रकला प्रेमी एवं न्याय प्रेमी कहा गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने आगरा किले के मसमुर बुर्ज में न्याय की घंटी लगवाया था। आगरा किले के मसमुर बुर्ज में न्याय की घंटी लगाया था और उसमें सोने की जंजीर लगी हुई थी। यह जंजीर यमुना तट पर रखवाया था। बिना डर के फरियादी न्याय की मांग कर सकता था। तो इस तरह से जहांगीर ऐसा मुगल किंग था, न्याय प्रेमी था। न्याय के लिए फरियादी को एक ऑप्शन दिया था, चेन पुल कर बेल बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। लेकिन आपको बताएं उसमें कुछ कंडीशंस था, कुछ शर्तें थी कि बेल बजाएगा जो भी बेल बजाएगा सबसे पहले उसी की छानबीन की जाएगी। उसके जीवन में अगर उसने कोई गलती किया होगा तो सबसे पहले उसको दंड दिया जाएगा, बाद में आगे की कार्यवाही होगी। डर के मारा कोई बेल बजाने आया नहीं। तो इस वे में अगर आप देखें तो न्याय की घंटी तो लगाया, लेकिन जहांगीर के इस न्याय की घंटी को किसी ने बजाया नहीं, डर के मारा कि कहीं वही न फंस जाए। तो ऐसा मुगल एम्परर जहांगीर था बच्चों। न्याय प्रेमी तो था, न्याय की घंटी लगवाया, इसको चेन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस यानी न्याय की घंटी अथवा बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर, आगरा किले में स्टार्ट किया था। आगरा किले में अगर आपसे पूछे किस स्थान पर, मसमुर बुर्ज में। तो आगरा किले के मसमुर बुर्ज में जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी और इसमें लगी सोने की जंजीर यमुना तट पर रखवाया था। इसमें लगी सोने की जंजीर यमुना तट पर रखवाया था। सो बेल ऑफ जस्टिस यह जहांगीर ने स्टार्ट किया था, इसलिए बच्चों इसको न्याय प्रेमी कहा गया है। न्याय के मामले में इसका कोई जवाब नहीं था। तो आई थिंक अब समझ गए होंगे। प्रियांशु राज, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने आप चित्रकला के बारे में बताया था। तो जहांगीर चित्रकला प्रेमी था या चित्रकला पारखी था। जहांगीर न्याय प्रेमी था। न्याय के मामले में जहांगीर ने आगरा किले के मसमुर बुर्ज में न्याय की घंटी लगवाया। सो इस तरह से बच्चों जहांगीर का शासन इनके लिए फेमस है। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो जहांगीर ने
ऐसा मुगल किंग, दूसरा मुगल किंग था जिसने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी को फारसी में लिखा था। पहला मुगल किंग बाबर था जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखा था। दूसरा मुगल शासक जहांगीर है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। तो इस वे में अगर आप देखें तो काफी चीजें जहांगीर के बारे में, तुजुके जहांगीरी तुजुके जहांगीरी या इसको जहांगीरनामा भी कहते हैं, यह फारसी में स्वयं जहांगीर ने लिखा था। तो ऐसा दूसरा मुगल किंग था जिसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा था। इसके अलावा बच्चों, जहांगीर तंबाकू सेवन पर बैन लगा दिया था। ऐसा मुगल किंग जिसने टबैको पर बैन लगा दिया था। इंडिया में तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, भारत में तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, मक्का पुर्तगाली लाए थे, चिली यानी मिर्च पुर्तगाली लाए थे, पोटैटो यानी आलू पुर्तगाली लाए थे। लेकिन जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि बाबर ने वाइन पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जहांगीर जमकर वाइन का सेवन करने लगा था। तो इस वे में जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू इत्यादि पर बैन लगा दिया गया था। तो बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया में पुर्तगाली ये क्रॉप्स लाए थे, चिली, पोटैटो, मेज, टोबैको, मिर्च, आलू, चिली, पोटैटो, मेज, टोबैको, मिर्च, आलू, मक्का, तंबाकू, ये सब इंडिया में पुर्तगाली लाए थे। तो ये सारी क्रॉप इंडिया में पुर्तगाली लेके आए थे। लेकिन आप जानते हैं, जब तक पुर्तगालियों का भारतीय बाजार में दबदबा रहा, समुद्र पर दबदबा रहा, तब तक तो मुगलों ने इनको छेड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही अंग्रेज का दबदबा बन गया, जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया, रेड वाइन को परमिट कर दिया। स्वयं जहांगीर रेड वाइन का सेवन करने लगा। ब्रिटिश मैसेंजर जो इंडिया में आए व्यापार के लिए, रेड वाइन लाए। दरबार में जहांगीर के साथ थॉमस रो बैठकर जहांगीर के साथ रेड वाइन का सेवन करता था। तो जहांगीर बच्चों बैन टबैको, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू को बैन जहांगीर ने किया था। ऐसा मुगल किंग जहांगीर जिसने तंबाकू पर बैन कर दिया, लेकिन वाइन का जमकर सेवन करने लगा था। यह वाइन, शराब का, जिसमें रेड वाइन जो अंग्रेज लाए थे, जहांगीर जमकर वाइन का सेवन करने लगा। जहांगीर इसके बाद बच्चों बीमार पड़ गया था।
तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सभी लोग आ गए हैं, सब लोग हैं। कुछ प्रश्न हो जाए, काफी दिन हो गया, प्रश्न पूछे। क्यों बच्चों, कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, आवाज आ रही है। चलिए एक बात और यहां बता देते हैं। तुझके जहांगीरी को अगर आपसे पूछा जाए कि तुझके जहांगीरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तुझके जहांगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बच्चे MW थैक्सटन ने किया है। तुझके जहांगीरी का अंग्रेजी में MW थैक्सटन ने अनुवाद किया है, जबकि बाबरनामा और हुमायूं नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? बच्चे लेडी बेवरिज ने किया है बाबरनामा को। लेडी बेवरिज ने बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेकिन फर्स्ट ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो विलियम अर्कसन ने किया था। तो इस तरह से जहांगीरनामा, तुझके जहांगीरी को अंग्रेजी में अंग्रेज MW थैक्सटन ने अनुवाद किया था। तो आई थिंक आप ये पॉइंट ध्यान रखें, जो कि पूछा जाता है। यह पॉइंट भी पूछा गया है बच्चों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक है ना? तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बताया जा रहा है। आप इन सब पॉइंट्स को नोट करते चलिए। तो बच्चे बाबरनामा को पहला ट्रांसलेशन किया था लेडेन और अर्स्किन ने। बाद में इसको लेडी बेवरिज ने ट्रांसलेट किया था। तो सबसे पहले, लेकिन ज्यादा फेमस है बेबरिज वाला ज्यादा फेमस है। बट जहांगीरनामा का भी पूछा जाए क्वेश्चन तो आप यही लगाइएगा, जहांगीरनामा। तो यह भी अगर पूछा जाए तो इसी को लगाइएगा। MW थैक्सटन ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और वैसे हमने आपको बताया कि जहांगीर ने तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वाइन सेवन को बढ़ावा दिया था। स्वयं वाइन का जमकर सेवन करता था। ठीक है बच्चे। और वैसे आपको बताएं कि मुगल किंग जहांगीर, यह बेहद फेमस था केवल न्याय के लिए और चित्रकला के लिए। ठीक है, तो चलिए आप बताइए। तो अब हम आपको लिए चलते हैं
अब आपको लिए चलते हैं। नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था बच्चे। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और यह मकबरा आगरे के पास है। एतमादुद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश में आगरे के बगल में है। इसको बच्चा ताजमहल कहते हैं या इसको बेबी ताजमहल कहते हैं और बड़ा ही फेमस है। इसको ज्वेल बॉक्स भी कहा गया है बच्चों। इसमें पेत्रादुरा कला का भी प्रयोग किया गया है। तो नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला का मकबरा है यह। एतमादुद्दौला को गयास बेग भी कहा जाता है। एतमादुद्दौला यह टाइटल था जिसने जहांगीर ने इसको दिया था। तो नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया है और जैसा कि आप जानते हैं एतमादुद्दौला का देहांत आगरा में 1622 में हो गया था। उसके बाद नूरजहां ने इसको 1622 से 28 के बीच में इस टॉम्ब को बनवाया था। ठीक है, तो बच्चे ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉम्ब है चूंकि इसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग पहली बार किया गया है। इसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग पहली बार किया गया है और चार बाग स्टाइल में बना हुआ है। वैसे तो जितने भी मुगल बिल्डिंग है चार बाग स्टाइल में बना हुआ है। मोस्टली बिल्डिंग चार बाग स्टाइल में बनाए बच्चे। तो इस तरह से अपने पिता का मकबरा ये बनवाया जो कि यमुना तट पर लोकेटेड है। मिर्जा गियास बेग इत्मादुद्दौला इसके पिताजी थे जिनकी वाइफ का नाम असमत बेगम था। ये लोग ईरान से अकबर के समय में भारत आए थे। तो नूरजहां के पिता थे ठीक है। बाकी इत्मादुद्दौला का मीनिंग होता है पिलर ऑफ द स्टेट या लॉर्ड ट्रेजरर भी होता है। 1622 में आगरा में मर गया था और फिर उसके बाद नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण स्टार्ट किया था। यह व्हाइट मार्बल में बना पहला मकबरा है बच्चे। इसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग किया गया है। चार बाग स्टाइल में बना हुआ है। चार बाग शैली में यह मकबरा बना हुआ है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अभय, बिल्कुल अभय आगे बताते हैं फिर। तो अब आप यहां से नूरजहां के बारे में तो बता दिए हैं। नूरजहां के बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं नूरजहां built the tomb of इत्मादुद्दौला। नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा, यह बच्चों आगरा में स्थित है। यह मकबरा आगरे में है और इसका पूरा नाम वैसे आप देखें, इसके इत्मादुद्दौला का मतलब होता है, इत्मादुद्दौला का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरर, यानी कोषाध्यक्ष का भगवान, कोषाध्यक्ष का भगवान। या फिर इसका एक और मीनिंग है, पिलर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। पिलर ऑफ द स्टेट यानी राज्य का या देश का स्तंभ। इत्मादुद्दौला यह उपाधि इसको जहांगीर ने दिया था। वैसे इसका रियल नेम आप देखें, मिर्जा गयास बेग इसका रियल नेम था। मिर्जा गयास बेग यह इसका वास्तविक नाम था। मिर्जा गयास बेग बच्चों
यह इसका वास्तविक नाम था। इसको एतमादुद्दौला की टाइटल जहांगीर ने दिया था। एतमादुद्दौला ईरान से अकबर के शासनकाल में इंडिया आ गया था, यहीं सेटल्ड हो गया था। अब आप देखिए, एतमादुद्दौला की पुत्री नूरजहां थी और पुत्र आसफ खान था। आसफ खान की पुत्री अर्जमंद बानु बेगम खुर्रम से ब्याही गई थी ना, आपको बताए थे। लेकिन नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा बताए थे। नूरजहां की पहली शादी शेर अफगन से हुई थी। शेर अफगन का असली नाम अली कुली बेग था। शेर अफगन की जहांगीर ने हत्या करवा दिया। मेहरुन्निसा यानी शेर अफगन की विधवा का नाम बदल कर नूरजहां रखा और फिर नूरजहां से शादी कर लिया। कब? 1611 में। जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में शादी किया था। जहांगीर नूरजहां की कोई संतान नहीं थी, आपको बताए थे। जहांगीर की नूरजहां से कोई संतान नहीं थी। जहांगीर की नूरजहां से कोई संतान नहीं थी। आप जानते हैं इस बात को। जहांगीर की नूरजहां से कोई संतान नहीं थी। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जहांगीर की नूरजहां से कोई संतान नहीं थी, लेकिन नूरजहां के पहले पति शेर अफगन से नूरजहां की एक पुत्री लाडली बेगम थी, जिसकी शादी नूरजहां ने शहरयार से करवाया था। नूरजहां का भाई आसफ खान की पुत्री नूरजहां की भतीजी लगती थी। आसफ खान नूरजहां का भाई था। आसफ खान की पुत्री अर्जमंद बानु बेगम, यह आसफ खान की पुत्री अर्जमंद बानु बेगम थी, नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां ने स्वयं की शादी जहांगीर से कर लिया। नूरजहां ने अपनी पुत्री, पिछले पति की पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से करवा दिया। नूरजहां के भाई की पुत्री यानी अपनी भतीजी की शादी अर्जमंद बानु बेगम की शादी खुर्रम से करवा दिया। तो इस तरह से पूरा परिवार एक शाही परिवार में सेटल्ड हो गया। और फिर नूरजहां बाद में दबंग महिला के रूप में उभरी। नूरजहां एक दबंग महिला के रूप में आई बच्चों, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद का पक्ष लेती थी। आसफ खान अपने दामाद का पक्ष लेता था। नूरजहां का दामाद जहांगीर का बेटा शहरयार था। आसफ खान का दामाद नूरजहां का जहांगीर का एक अन्य बेटा खुर्रम यानी शाहजहां था। सो प्रारंभ में भाई बहन इकट्ठा होके जहांगीर के शासनकाल में सत्ता का सुखद अनुभूति करते थे, लेकिन बाद में उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने अपने दामादों की सपोर्ट करने के कारण दोनों में अनबन हो गई थी। बच्चों, नूरजहां की मम्मी असमत बेगम इत्र का आविष्कार किया था, बताए थे आपको। परफ्यूम की खोज, सेंट की खोज किया था। अब यहां पर आप देखें, एतमादुद्दौला ये जो था 1622 में इसका देहांत आगरे में हुआ था। 1622 में आगरा में देहांत हो गया। नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला का देहांत 1622 में आगरे में हो गया था। 1622 में आगरा में एतमादुद्दौला के देहांत के बाद नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा आगरे में बनवाया है। तो टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला बेहद फेमस है। इत्मादुद्दौला का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा बच्चों यह आगरे में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। इस मकबरे का निर्माण 1622 से 1628 के मध्य में हुआ है। निर्माण कार्य हुआ है बच्चे, बिल्ट। और दूसरी खास बात यह है कि इस मकबरे में व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है, यानी सफेद संगमरमर। यह पहली मुगल बिल्डिंग है
जो व्हाइट मार्बल में बना है। फर्स्ट मुगल बिल्डिंग है बच्चों जिसका निर्माण पूर्ण रूप से व्हाइट मार्बल में बना है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि व्हाइट मार्बल का प्रयोग हुमायूं के मकबरे के गुंबद में हुआ है। हुमायूं का मकबरा डबल डोम में बना है। हुमायूं के मकबरे के गुंबद में पहली बार हुमायूं के मकबरे के गुंबद में पहली बार डबल डोम का प्रयोग किया है। जो ऊपरी वाला डोम है उसमें व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। लेकिन बच्चों सफेद संगमरमर में बनी पूर्ण रूप से मुगल बिल्डिंग यही है। व्हाइट मार्बल में बनी फर्स्ट मुगल बिल्डिंग यही है। कुछ खास बात और है इसमें जो आपको बताते हैं। इसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग किया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा फर्स्ट मुगल बिल्डिंग है जिसमें पेत्रादुरा कला का प्रयोग किया गया है। पेत्रादुरा का मतलब होता है सफेद संगमरमर की दीवारों पर अन्य कलर के पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियों से सजाना। तो इस मुगल बिल्डिंग की और खास बात क्या है? पेत्रादुरा आर्ट का प्रयोग किया गया है। हिंदी में इसको पच्चीकारी कला कहते हैं। तो इस बिल्डिंग में पच्चीकारी कला का प्रयोग किया गया है और यह कला इटली से आई है। यह कला बच्चे इटली से आई है। इसका मीनिंग होता है डेकोरेटिंग वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन। ये इसका मीनिंग होता है। यानी दीवारों दीवारों को फूल पत्तियों से सजाना। फूल पत्तियों से दीवारों को फूल पत्तियों से सजाना, यह इसका खास महत्व है बच्चों। सफेद संगमरमर की दीवारों पर अन्य अर्धकीमती पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियों से सजाना। अब देखिए सफेद संगमरमर की दीवारों को अर्धकीमती पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियां बना के उसको सजाना। तो पेत्रादुरा का मतलब यही होता है डेकोरेटिंग वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन। पहली बार इसका प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। बाद में इसका प्रयोग ताजमहल में किया गया है। बच्चों एतमादुद्दौला के मकबरे को बेबी ताजमहल भी कहते हैं। बेबी ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए यानी बच्चा ताजमहल। तो एतमादुद्दौले के मकबरे को बेबी ताजमहल कहा गया है। या एक नाम और देते हैं इसको, ज्वेल बॉक्स भी कहते हैं। ज्वेल बॉक्स की तरह दिखता है, अर्थात ज्वेल बॉक्स भी कहते हैं। रत्न बॉक्स। तो कुल मिला के बड़ा खूबसूरत मकबरा है। चार बाग स्टाइल में बना है, अर्थात मकबरे के चारों कोनों पर चार बाग बना हुआ है। चार बाग स्टाइल में बना है। चार बाग स्टाइल बच्चे यह मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। तो आई थिंक आप इसको नोट कर लें और बताएं आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, अब आप ये भी ध्यान रखिएगा यह मकबरा वर्गाकार क्षेत्र में है, वर्गाकार एरिया में है। चारों तरफ इसके बाग है इसलिए चार बाग कहते हैं। लेकिन इसके जो टावर हैं यानी इसके जो टावर बने हुए हैं वो ऑक्टेगनल शेप अष्टभुजाकार में है। इसमें जो मीनारें बनी हैं अष्टभुजाकार में हैं। ठीक है ना। मीनारें जो बनी हैं इसके चारों ओर वे अष्टभुजाकार में हैं और उनके ऊपर एक छतरी टाइप का बना हुआ है। बगल में भी छतरी बना है, ऊपर भी छतरी है। ये खास बात है।
तो ये बच्चों इसकी खासियत है इस मकबरे की। इस मकबरे में डोम नहीं बना है, इस मकबरे में डोम नहीं बना हुआ बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं डोम का मतलब गुंबद होता है, लेकिन इस मकबरे में डोम नहीं बना हुआ है। यह मकबरा डोम नहीं है इसमें। बल्कि आप जानते हैं इसके चारों तरफ एक वर्गाकार, चारों तरफ से दीवार बनी है और ऊपर छज्जा डाल दिया, इसमें डोम नहीं है। ये भी खास बात है। इसका जो छत है ऊपर, डोम वाला जो एरिया है, वो छत जो है वह स्क्वायर शेप में है और बेहतरीन है। और टॉप पर उसके कलश का को बनाया गया, कलश टाइप का है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो बताएं, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन, गौरव, गुड इवनिंग। युवराज, ओके। युवराज कहीं चले गए थे क्या? काफी देर के बाद आपका कमेंट आया। तो इस तरह से ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आप देखें, जहांगीर, वैसे तो जहांगीर अपने अंतिम समय में बीमार रहने लगा था। अंतिम समय में बीमार रहने लगा क्योंकि इतना वाइन पीता था, उसके अंग खराब हो चुके थे। जब जहांगीर बीमार रहने लगा तो अंतिम समय में जहांगीर के शासन को नूरजहां ने चलाया। इसीलिए जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया है। अर्थात जब पत्नी सत्ता चलाए, पति शासन चलाने में समर्थ ना हो, पत्नी के हाथ सत्ता आ जाए, तो ऐसे पति को पेटीकोट कहा जाता है। हमने आपको बताया था अकबर का शासनकाल पेटीकोट कहलाता है, क्योंकि अकबर की दाई मां शासन चलाया, कोई और महिला शासन चलाए क्योंकि अकबर नाबालिग था, तो उस शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहते हैं। लेकिन अगर पत्नी शासन चलाए तो ऐसे पति को पेटीकोट कहा जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नूरजहां अंतिम समय में सत्ता अपने हाथ में ले लिया था, यानी नूरजहां बिकेम डिफेक्टो, नूरजहां संरक्षिका बन गई, या नूरजहां संरक्षिका के रूप में शासन चलाया। तो नूरजहां ने संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था बच्चों। तो अंतिम समय में यह डिफेक्टो बन गई थी, क्योंकि जहांगीर बीमार पड़ गया था। इस समय जहांगीर बीमार पड़ गया था, तो सत्ता पत्नी नूरजहां ने चलाया। इसलिए बच्चों जहांगीर को पेटीकोट मुगल किंग कहा गया है। अर्थात पेटीकोट मुगल शासक पेटीकोट मुगल शासक यह जहांगीर को कहा गया है।
तो ऐसा मुगल एम्परर पेटीकोट मुगल शासक कहलाया। कारण यही है कि जब पत्नी सत्ता चलाए तो पति को पेटीकोट कहा जाता है। अर्थात नूरजहां इस समय बच्चों, नूरजहां संरक्षिका बन गई, ये झरोखा दर्शन पर बैठने लगी, यह झरोखा दर्शन पर बैठने लगी। झरोखा दर्शन पर मुगल शासक बैठता था, लेकिन जहांगीर बीमार रहने लगा, यह स्वयं झरोखा दर्शन देने लगी। और दूसरी बात, शाही फरमान जारी करने लगी। शाही फरमान यानी रॉयल फरमान्स देने लगी थी, राजकीय अध्यादेश जारी करने लगी, जो कि मुगल शासक किया करता था, और अपने नाम के सिक्के ढलवाने लगी। अपने नाम के सिक्के, अपने नाम के सिक्के नूरजहां ने चलवाया था। तो ऐसी मुगल महिला जिसके नाम के सिक्के चले, तीन बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। नूरजहां झरोखा दर्शन पर बैठने लगी, शाही फरमान जारी करने लगी, उसके नाम के सिक्के चलने लगे, इसीलिए जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया। चूंकि जहांगीर बीमार पड़ गया अंतिम समय में, नूरजहां अपने पति को कश्मीर भी ले गई, लेकिन वहां तबीयत बिगड़ने लगी, तो वहां से आने लगी तो रास्ते में 1627 में जहांगीर का देहांत हो गया। और फिर वह दिल्ली नहीं आई, आगरा नहीं आई, बल्कि वह जहांगीर की डेड बॉडी लेकर लाहौर चली गई। और इधर दिल्ली की सत्ता पाने के लिए, दिल्ली जिसके नाम के सिक्के चले, तीन बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। नूरजहां झरोखा दर्शन पर बैठने लगी, शाही फरमान जारी करने लगी, उसके नाम के सिक्के चलने लगे, इसीलिए जहांगीर को पेटीकोट मुगल शासक कहा गया। चूंकि जहांगीर बीमार पड़ गया अंतिम समय में, नूरजहां अपने पति को कश्मीर भी ले गई, लेकिन वहां तबीयत बिगड़ने लगी, तो वहां से आने लगी तो रास्ते में 1627 में जहांगीर का देहांत हो गया। और फिर वह दिल्ली नहीं आई, आगरा नहीं आई, बल्कि वह जहांगीर की डेड बॉडी लेकर लाहौर चली गई। और इधर दिल्ली की सत्ता पाने के लिए, दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए आसफ खान अपने दामाद के लिए बैटिंग करने लगा। आसफ खान का दामाद शाहजहां था। शाहजहां उस समय दक्षिण भारत में था। सत्ता यानी जहांगीर के डेथ के बाद गद्दी खाली हो गई थी, तो डैनियल को जहांगीर ने डैनियल को गद्दी पर बैठा दिया। डैनियल खुसरो का बेटा था। तब तक डैनियल को गद्दी पर बैठाए रखा जब तक शाहजहां दक्षिण से लौट नहीं आया। और जैसे ही शाहजहां दक्षिण से लौट के आया, डैनियल को हटाकर आसफ खान ने अपने दामाद शाहजहां को गद्दी पर बैठा दिया। नूरजहां उत्तराधिकार में हार गई, वह अपने दामाद को गद्दी पर नहीं बैठा पाई। नूरजहां का दामाद हमने आपको बताया था शहरयार खान था। तो नूरजहां अपने दामाद को गद्दी दिलाना चाहती थी, लेकिन नहीं दिला पाई। नूरजहां इस उत्तराधिकार में हार गई। नूरजहां का भाई आशफ खान अपने दामाद को गद्दी पर बैठाया। सर अकबर का शासनकाल से पहले झरोखा दर्शन नहीं होता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था बच्चे। अकबर के समय में झरोखा दर्शन प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया था, 1556 में हुमायूं का देहांत हो गया था। उस समय अकबर पंजाब के कलानौर में था। हुमायूं की डेथ की खबर पंजाब तक पहुंचा दी गई। हुमायूं के डेथ के बाद बैरम खान ने अकबर को पंजाब के कलानौर में प्लेटफॉर्म बनाकर वहीं पर बैठा दिया गद्दी पर। और इधर दिल्ली में आपको बताए थे कि हुमायूं के डेथ के बाद मुल्ला बेकसी का चेहरा हुमायूं से मिलता जुलता था, उसको झरोखा दर्शन पर बैठा दिया, लेकिन हुमायूं मर गया था। ऐसा इसलिए किया गया कि जनता को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपसे पूछें झरोखा दर्शन किसके समय में प्रारंभ किया गया, झरोखा दर्शन अकबर के समय में प्रारंभ किया गया, क्योंकि अकबर उस समय शासक बन गया था
पंजाब के कलानौर में उसका राजतिलक हो गया था और दिल्ली में झरोखा दर्शन पर बैठाया जाने लगा था मुल्ला बेकसी को, इसलिए झरोखा दर्शन अकबर ने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से नूरजहां सबसे दबंग मुगल महिला थी बच्चों। नूरजहां सबसे दबंग मुगल महिला थी, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आपको आगे बताएं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। तो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है आपको। तो हो गया बच्चों, आगे बढ़े। तो जहांगीर ने बच्चों दो प्रसिद्ध बाग कश्मीर में लगवाए थे। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में दो प्रसिद्ध बाग लगवाए थे और शायद आप जानते हैं, एक तो शालीमार बाग लगवाया, एक तो शालीमार बाग लगवाया, इसके अलावा एक निशात बाग भी लगवाया था। एक्चुअली कश्मीर की वादियों से जहांगीर का बड़ा लगाव था, इसलिए शायद आप जानते हैं जहांगीर कश्मीर अक्सर जाता था। और जहांगीर का देहांत जब हुआ तो वह कश्मीर से लौट रहा था। जहांगीर का जब देहांत हुआ तो वह कश्मीर से लौट रहा था बच्चे। 1627 में जहांगीर का देहांत कश्मीर से लाहौर लौटते वक्त भीमबर में हुआ था। बच्चे भीमबर यह आजाद कश्मीर में है। भीमबर, भीमबर जो है, भीमबर यह आजाद कश्मीर में है। तो इस तरह से आज की डेट में अगर आप देखें, यह आजाद कश्मीर में है। आजाद कश्मीर बोले तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इसका देहांत भीमबर में हुआ था और जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में उसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। तो इसलिए दो बाग लगवाए थे। दो बाग, एक तो आपको बता ही दिए हैं, शालीमार बाग कश्मीर में, शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर ने लगवाया था। इसके अलावा निशात बाग कश्मीर का जहांगीर के समय में आसफ खान ने लगवाया था। आसफ खान शाहजहां का फादर इन लॉ था। तो निशात बाग बच्चों, निशात बाग कश्मीर में, डल लेक के बगल में, इसको वैसे आसफ खान ने बनवाया था, लगवाया था जहांगीर के कहने पर। आसफ खान नूरजहां का भाई था, तब जमती थी इनकी आपस में, नूरजहां का भाई था, तब इनकी आपस में खूब अच्छी खासी बनती थी। तो आसफ खान ने निशात बाग लगवाया था और यह बाग बड़ा फेमस है। 1633 में जहांगीर के समय में लगाया गया था। लेकिन शालीमार बाग कश्मीर में, कश्मीर में शालीमार बाग, इसको जहांगीर ने ही लगवाया था।
इसके अलावा बच्चे मुगलिया गार्डन आगरा रेड फोर्ट में है। मुगलिया गार्डन, मुगलिया गार्डन यह आगरा रेड फोर्ट में, आगरा लाल किले के अंदर मुगलिया गार्डन है। तो बच्चे मुगलिया बाग या मुगलिया गार्डन, मुगलिया बाग या मुगलिया गार्डन यह आगरा रेड फोर्ट में है। और इस मुगलिया गार्डन को लगाने के लिए कश्मीर से मिट्टी मंगाई गई। और कश्मीर की मिट्टी इसलिए मंगाई गई क्योंकि अंगूर और सेब उगवाना था, स्पेशली सेब उगवाना था, क्योंकि उसको कश्मीर के वादियों से बड़ा लगाव था। इसलिए कश्मीर की मिट्टी मंगवाकर उस मिट्टी में सेब लगवाया था, मुगलिया गार्डन। तो इस तरह से ये 3 बाग जहांगीर के समय के हैं। बाकी छोटे मोटे तो 4 बाग स्टाइल है ही है, बहुत सारे हैं। दूसरी बात, जहांगीर का देहांत 1627 में भीमबर में हुआ था। आजाद कश्मीर का मतलब पीओके में है बच्चों। 1627 में कश्मीर से लाहौर की तरफ लौट रहा था, चूंकि तबीयत बिगड़ने लगी, तो 1627 में 1627 में जहांगीर का देहांत हो गया था। भीमबर यह आजाद कश्मीर में, जिसको पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर भी कहते हैं। तो जहांगीर का देहांत भीमबर आजाद कश्मीर में हुआ था। आज की डेट में पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में है। तो जहांगीर कश्मीर से लाहौर लौट रहा था, रास्ते में भीमबर में इसका देहांत हो गया और नूरजहां इसकी डेड बॉडी लेकर लाहौर चली गई। लाहौर में बच्चे इसका टॉम्ब है, इसका मकबरा, इसका मकबरा लाहौर में है। लाहौर में इसका मकबरा स्थित है। तो लाहौर में इसका टॉम्ब है। और लाहौर में अगर आपसे पूछे तो शाहदरा में, लाहौर के शाहदरा में शालीमार बाग यहां पर भी है, लेकिन लाहौर में ये शालीमार बाग शाहजहां ने लगवाया था। हालांकि वैसे मकबरा तो 4 बाग स्टाइल में लगा हुआ है। शालीमार बाग यहीं पर लाहौर में, अगर पूछे लाहौर का शालीमार बाग किसने लगवाया, तो बच्चे लाहौर का शालीमार बाग शाहजहां का है। बट शाहदरा के शालीमार बाग नामक स्थान पर 4 बाग स्टाइल में जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, तो आप बताएंगे इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया था। इसका निर्माण बच्चों नूरजहां ने करवाया था। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया। सो बेहद इंपॉर्टेंट मकबरा है, नूरजहां ने बनवाया था। और बाद में जब नूरजहां का देहांत 1645 में इसका भी देहांत हो गया था, तो नूरजहां का मकबरा भी, इसका भी टॉम्ब आपसे पूछें तो लाहौर में ही है। तो इस तरह जहांगीर नूरजहां का मकबरा लाहौर में है। तो इस तरह बच्चों नूरजहां अपने दामाद को गद्दी पर नहीं बैठा पाई। इसका दामाद शहरयार हार गया। हारने के बाद मारा गया, जबकि नूरजहां के भाई आसफ खान अपने दामाद खुर्रम को शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठाया। इस तरह भाई बहन के उत्तराधिकार के युद्ध में बहन नूरजहां हार गई। अपने पति की डेड बॉडी को लेकर वहीं लाहौर में रहने लगी। नूरजहां को शाहजहां ने 2 लाख सालाना पेंशन दिया था। नूरजहां को शाहजहां ने 2 लाख सालाना पेंशन दिया था बच्चों।
नूरजहां को शाहजहां ने प्रतिवर्ष 2 लाख पेंशन देता था भरण पोषण के लिए। सो आई थिंक आपको ये बात स्पष्ट क्लियर हो गई। तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शाहजहां के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक है बच्चों शाहजहां, जिसको खुर्रम कहते हैं। पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। 1627 से 1658 तक। शाहजहां शब्द का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का शहंशाह। विश्व का शहंशाह, यह इसके नाम का मीनिंग होता है। विश्व का शहंशाह नाम का मतलब है बच्चों। तो शाह माने किंग, जहां माने संसार। और इसका वैसे तो खुर्रम नाम था, और आप जानते हैं इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म हुआ था। खुर्रम, और खुर्रम का मतलब ज्वाइस होता है। फारसी शब्द है ज्वाइस माने प्रसन्नता। अर्थात जब ये पैदा हुआ था तो अकबर बड़ा खुश था। अकबर की प्रिय पत्नी रुकैया बेगम ने इसको खुद पाला पोसा था। तो 5 जनवरी 5 जन 1592 को यह लाहौर में पैदा हुआ था। तो शाहजहां बच्चे 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुआ था। और शाहजहां की मदर का नाम तो आप जानते हैं, जगत गोसाई जोधा, बिल्किस मकानी भी कहते हैं, है ना। इसकी मदर, खुर्रम की मदर का नाम, इसकी मदर का नाम बच्चे जगत गोसाई, अथवा इसी को जोधाबाई भी कहते हैं। जोधाबाई। बिल्किस मकानी इसको टाइटल दिया था, यह इसकी उपाधि थी। तो इस तरह से शाहजहां सत्ता में आया। बताइए, कोई डाउट है पूछें। आज कब कितने बजे तक क्लास है ये? 7 बजे आपकी कोई और क्लास है युवराज? सुदर्शन, बोले बच्चों। ओके, तो चलिए फिर इसको शाहजहां अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे युवराज। 7 बजे से कौन सी क्लास लगी आपकी? केमिस्ट्री। फिर आप पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों।